सर, जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर किस स्टेज में डेवलप हो सकता है? तो ऐसे में जो बच्चा रिसेंटली बॉर्न है उसके भी 25,000 टाइम्स वो सांस ले रहा है, यही हवा जो कैंसर प्रोड्यूस करती है। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे घरों में रोज़ धूप, अगरबत्ती, लोबान जैसी चीज़ें जलाना हम लोग के लिए एक परंपरा का हिस्सा है। क्या इन चीज़ों का जो धुआं हमारे सांस के ज़रिए जा रहा है, क्या वो भी लंग कैंसर का एक कारण है? क्योंकि घर छोटे हैं तो वो धुआं पूरे उसमें जाता है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस हैं। भारत जैसे देश में तिल का ताड़ बनते समय नहीं लगता है, लेकिन जब ये तिल का ताड़ स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर हो तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, क्योंकि छोटी सी अफवाह बहुत बड़ी बीमारी का संकेत बन सकती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइट पे। मैं हूं आपके साथ आशु। दोस्तों, नवंबर का जो महीना है वो लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है और इस खास मौके पर हम एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के तहत आज हम जानेंगे लंग कैंसर से जुड़ी कुछ खास बातें। हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर नवीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो ये लंग कैंसर है क्या और किस टाइप में आगे डिडक्ट होता है? बेसिकली फेफड़ों, लंग मीन्स फेफड़ों को कैंसर को हम लंग कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर ये डिले होता है डायग्नोसिस में, मीन्स हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये बीमारी है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल बीमारियों के साथ जैसे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट टीबी की तरह हो रहा होता है। नॉर्मल कफ, खांसी, बलगम आना, बलगम में कभी कभी ब्लड आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। पर ये जब भी बढ़ जाती है बीमारी तब हम इवैल्यूएशन कराते हैं, तब डायग्नोसिस होता है। सर, जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो हम इस टाइम दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद जैसे शहर जो है पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर किस स्टेज में डेवलप हो सकता है? बेसिकली इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कोल फायर्ड हमारी एनर्जी मिल रही है, बहुत ही पोल्यूटेड। वर्ल्ड के जो फर्स्ट 10 शहर है वो हमारे पास हैं। तो ऐसे में जो बच्चा रिसेंटली बॉर्न है उसके भी 25,000 टाइम्स वो सांस ले रहा है, यही हवा जो कैंसर प्रोड्यूस करती है। उसने कभी स्मोक नहीं किया, लेकिन उसको भी वही हवा वो ले रहा है जो हम ले रहे हैं, जो पूरी इंडिया में, चाहे वो पटना हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो दिल्ली में ले रहे हैं। तो इसके कारण काफ़ी सारे कार्सिनोजेनिक्स उसके अंदर जा रहे हैं जो कि बीमारी को कॉज कर रहे हैं। सर, हम जब बीमारियों की बात करते हैं, क्या लंग कैंसर एक बच्चे में होना संभव है और इसका पता कौन से स्टेज में चलेगा? क्योंकि जैसे आपने बोला कि टीबी की बीमारी का लोग इलाज करने लगते हैं, तो छोटे बच्चों को भी टीबी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को लंग कैंसर है? बेसिकली जो स्मोकर्स होते हैं उसमें ये हाई रिस्क ज़्यादा होता है, पर आजकल देखा गया है कि नॉन स्मोकर्स में भी ये इंसिडेंस का बढ़ता जा रहा है। अगर कोई भी खांसी जो 15-20 दिन से ज़्यादा है, किसी का सांस लेने में, चलने फिरने में सांस फूल रहा है, बलगम में, खांसी में ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इस तरह का कोई भी सिम्टम हो तो उसे इवैल्यूएट करना चाहिए और रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं ये बीमारी कुछ और तो नहीं है। स्पेसिफिकली टीबी का अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज के बावजूद उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें एक सस्पिशन रखना चाहिए कि कहीं ये बीमारी कैंसर तो नहीं है। सर, जब हम इंडिया में बात करते हैं लंग कैंसर की तो हम ये देखते हैं कि कहते हैं एक्सरे करवा लो। हम कोई भी बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम भी होता है, तो डॉक्टर, हमें फिजिशियंस होते हैं, वो लिख देते हैं एक्सरे करवा लीजिए। क्या एक एक्सरे करवाने से लंग कैंसर जैसी बीमारी का पता लगना संभव है? इनिशियल स्टेज में बिल्कुल संभव नहीं है। अगर बीमारी लंग के अंदर है, 2-2.5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी तभी वो एक्सरे में दिखेगी। अगर हमारे इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई है तब हमें मिनिमम जो टेस्ट कराना चाहिए उसको कहते हैं CT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ चेस्ट, जो हमें बताएगा कि लंग में कोई गांठ तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है, लीजन तो नहीं है, और अगर है तो उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। सर, CT जो आप बता रही है, ये टेस्ट, क्या ये टेस्ट हम बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी करवा सकते हैं? नॉर्मली कोई भी रेडियोलॉजी सेंटर में ये हो सकता है जिसमें CT स्कैन की सुविधा हो, लेकिन एज अ प्रोटोकॉल किसी न किसी फिजिशियन या सर्जन को दिखाने के बाद ही ये टेस्ट कराना चाहिए और रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं और कुछ टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है। आप सिर्फ CT कराएं और उसकी ज़रूरत ना हो, कहीं और बीमारी हो तो मिस हो सकती है। तो इट इज़ बेटर कि आप फिजिशियन या सर्जन को दिखाएं और आपके डॉक्टर कहें तो आप उसे करवाएं। बिल्कुल। सर, जब हम बात करते हैं लंग कैंसर की, हम लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं, तो इंडिया में सर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो
लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास में रह रही है, उसके लिए कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना कितना मुश्किल है और ये कैसे डेवलप होगा आगे चल के? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि कैंसर ये नहीं देखता कि आप किस उम्र में हैं, आप मेल है फीमेल है, आपका कास्ट क्या है, ये किसी को भी हो सकता है। एंड जैसे जैसे टाइम देख रहे हैं लास्ट 2-3 डेकेड से, लास्ट 20-30 सालों से हम देख रहे हैं कि इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है और लेट पेशेंट्स आ रहे हैं, अर्ली उम्र में आ रहे हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये होना। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, 80% जो भी लंग कैंसर है वो स्मोकिंग के कारण है। तंबाकू किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो या किसी और तरीके से हम शरीर के अंदर लें तो उससे लंग कैंसर होता है। दूसरा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। पोल्यूशन वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। आज की डेट में 18 से 20% कॉजेज़ जो लंग कैंसर के हैं एयर पोल्यूशन से हो रहे हैं। आप हर एक बंदा AQI देखता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, NCR की हवा में एकदम जहर घुला हुआ है। और लेटेस्ट स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि एयर पोल्यूशन से कैंसर होता है। तो जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकें उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जिससे हमें पता है कि ये चीज़ से होता है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इससे बचें। बिल्कुल सर, जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो खाना बनता है घरों में तो उसमें भी काफ़ी धुआं उठता है। एज वेल एज हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे घरों में रोज़ धूप, अगरबत्ती, लोबान जैसी चीज़ें जलाना हम लोग के लिए एक परंपरा का हिस्सा है। क्या इन चीज़ों का जो धुआं हमारे सांस के ज़रिए जा रहा है, क्या वो भी लंग कैंसर का एक कारण है? बेसिकली 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है डस्ट, एक है स्मोक। वो चाहे कहीं से भी आए। आपने पार्टिकुलेट मैटर सुना होगा जी। 2.5 पार्टिकुलेट मैटर से अगर छोटा है तो वो सीधा लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर जाली टाइप की है, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसे हम निकाल नहीं सकते। और यही जो छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते वो हमारे शरीर में जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, सोजिश कॉज करते हैं, DNA के अंदर चेंजेस लाते हैं और बीमारी को बढ़ाते हैं। खाना बनाने गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर जगह पे गैस का सिलेंडर दे दिया। उसके बावजूद 50-60% लोग ऐसे हैं जो रूरल पॉपुलेशन में अभी भी खाना लकड़ी जला के कर रहे हैं, उपला जला के कर रहे हैं या कोयलों पे खाना बन रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक होता है। ज़्यादातर घरों में ऐसे में चिमनी भी नहीं होती, जो स्मोक है सीधा के सीधा उसी कमरे में रहता है। बच्चा उनका सो रहा होता है, हस्बैंड और फादर वहीं पे लेटे हुए होते हैं क्योंकि घर छोटे हैं, तो वो धुआं पूरे उसमें जाता है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, धूप है, अगरबत्ती है, इतनी मटेरियल है ना आजकल, वो तो है नहीं, इतनी साफ़ सुथरा मटेरियल तो है नहीं। सब चीज़ों में कहीं ना कहीं केमिकल्स यूज़ किए हैं उसकी स्मेल को बढ़ाने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो सारे केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं। सिंपल एक धुएं के अंदर ऐसे 70+ कार्सिनोजेनिक हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर गृहिणी को एक चूल्हा दिया जाए जिससे वो अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और शरीर बाकी लोगों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे। बिल्कुल, जब एक गृहिणी स्वस्थ होगी तभी वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकेगी। डॉक्टर नवीन, मैं जब हम बात करते हैं इंडिया जैसे देश में पोल्यूशन की, लंग कैंसर की, तो हम देखते हैं कि एक लोग डर जाते हैं। मतलब मैं अगर अपने परिवार में अपनी पर्सनल बात करूं तो हम परिवार में किसी को देखते हैं कि लंग कैंसर है तो हम डर जाते हैं। क्या लंग कैंसर या किसी भी कैंसर से डरना और उसका इलाज ना करवाना सही है? डरने से कोई काम नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एट द एंड ऑफ द डे आपको उससे फाइट करना ही करना है, आपका हो या आपके परिवार में किसी का है। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर जहाँ पे इस चीज़ का इलाज हो सके वहाँ जाएं। हर बीमारी के प्रोटोकॉल्स हैं। डायग्नोसिस होगा, मीन्स पता चलेगा कि बीमारी है। दूसरा टेस्ट किया जाता है कि कितनी फैली हुई है। ये 2 टेस्ट से पता चल जाएगा कि हमारा ट्रीटमेंट किस तरह पे जा रहा है, कौन सी स्टेज है और इस स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट देना है। आजकल हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है। इमीडिएटली स्टेज 4 लंग कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जागरूक होना है, अवेयर होना है और हमें उन चीज़ों को मना करना है जिनसे ये होता है। सर, जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी धारणा है कि अगर किसी व्यक्ति को लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी प्रकार का कैंसर हो गया तो हमने उससे अपने हाथ धो लिए। ऐसा कहा जाता है कि भाई अब इसे कैंसर हो गया तो इससे हाथ धो लो। अब लंग कैंसर में ये बात कितनी सटीक बैठती है?
बेसिकली ये अगर आज में से आप 20-25 साल पहले पूछते तो शायद मैं कहता आप सही कह रहे हैं, लेकिन विद द एडवांसमेंट इतनी टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, ट्रीटमेंट इतना पर्सनलाइज्ड हो गया है, इतना टारगेटेड थेरेपी है कि यस हम एडवांस केसेस को भी ट्रीट कर सकते हैं, टारगेटेड कीमोथेरेपीज़ दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं लंग कैंसर में। तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उसे ट्रीट कर रहे हैं और कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन ट्रीटमेंट का। तो अगर आपके घर परिवार में किसी को भी लंग कैंसर है तो आप उसका इवैल्यूएशन कराएं और ट्रीटमेंट करवाएं। आज ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउअडेज ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल और हमें उसे एग्रेसिवली ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हाट इज द रेट, क्या रेट है अगर किसी को लंग कैंसर है स्टेज 3 स्टेज 4 तो उसके कितने % चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा? जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है मतलब बीमारी फैल चुकी है। स्टेज 4 मीन्स आखिरी स्टेज, स्टेज 3 मीन्स लोको रीजनली एडवांस्ड। तो मोटा मोटी हमें देखा गया है कि स्टेज 4 में हम ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं सो दैट कि वो अपनी जीवन अपना पर्सनल काम खुद कर सके। स्टेज 3 तक हम 2/3 पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, 1/3 पेशेंट्स डिजीज़ के कारण चले जाते हैं। स्टेज 1 और 2 में जो ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई है। स्टेज 1 में अराउंड 80% है, स्टेज 2 के अंदर अराउंड 60% है, स्टेज 3 के अंदर 60% के आसपास है, और स्टेज 4 में ऑलमोस्ट हम क्योर नहीं कर सकते पर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टेज 4 में हम लंग कैंसर को हरा नहीं सकते लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय द थेरेपीज, बाय द डॉक्टर्स एडवाइस, बाय द मेडिकेशन। सो सर जब हम वेपिंग की बात करते हैं, हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं वेपिंग की तरफ जा रहे हैं, एक जो जेनजी जनरेशन है वो वेपिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। क्या वेपिंग भी लंग कैंसर में एक अहम भूमिका निभाता है? बेसिकली मैम लास्ट 5-7 सालों से 10 सालों से ही आया है ई सिगरेट्स। इसमें भी एक केमिकल्स होते हैं जिससे एरोसोल्स बनते हैं। इनका भी जो साइज़ है जो एरोसोल का दैट इज़ लेस देन 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, वो भी हमारे लंग्स में जाता है। ये अभी बहुत नया फिनोमेना है, काफ़ी सारे केमिकल्स उससे राइज हो रहे हैं और लंग्स में जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली आपको पता चलेगा कि इसके कारण भी कैंसर होता है। तो ई सिगरेट्स के खिलाफ होना चाहिए जैसे हम स्मोकिंग के खिलाफ हैं। ई सिगरेट और सिगरेट बोथ आर साइड इफेक्टेड, मतलब दोनों से हमें कैंसर हो रहा है। दोनों से कैंसर हो रहा है। ई सिगरेट को उसी को एक अच्छे रैप में डाल के दिया जा रहा है कि भाई स्मेल नहीं करेगा, अच्छा जेंजी को अच्छा लगता है, स्मोकिंग की स्मेल नहीं, लेकिन ये भी वही कैंसर प्रोड्यूस करता है जो एयर पोल्यूशन करता है या फिर जो स्मोकिंग करता है। बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं इंडिया जैसे देश में कैंसर की, लंग कैंसर की, तो हम ये बात करते हैं कि मतलब हम हिस्ट्री पे बहुत जाते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट भी है तो उसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में कोई कैंसर का केस तो नहीं था। क्या अगर मेरे फादर को लंग कैंसर है तो मेरे ब्रदर में, मेरी छोटी बहन में, मुझ में वो कैंसर आने के चांसेस हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। ये फैमिलियल कैंसर होते हैं कुछ जिसके अंदर जैसे ब्रेस्ट कैंसर फैमिलियल होता है, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर भी कुछ परसेंटेज में फैमिलियल हो सकता है। तो पर कैसे, अगर मैं सिगरेट नहीं पी रही, मेरी फैमिली में कोई सिगरेट नहीं पी रहा, मेरे फादर पीते थे उनको लंग कैंसर हो गया, बट हम लोग तो सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके फादर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ये बीमारी थी तो उनके जेनेटिक मेकअप में इश्यूज़ हैं, म्यूटेशंस हैं, तो वही जीन्स आपके अंदर आए या आपके फैमिली में आए हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो आज आप ये सोचेंगे ये बच्चे ने या ये अडल्ट ने कभी सिगरेट नहीं पी लेकिन इसको कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसके दादा ने या परदादा ने कभी पी थी, उसका साइड इफ़ेक्ट आज हो रहा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप अपने लिए नहीं अपने नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स के लिए भी सोचें तो आपको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और हो सकता है उस जनरेशन से भी आगे जाए। तो आपको अपने ही बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये चीज़ नहीं करनी है। बिल्कुल, मतलब अगर आप अपना स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य, अपने आने वाले भविष्य का स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्मोकिंग और जो लंग कैंसर को इफेक्ट करते हैं उन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। सर जब हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं हम, तो मैं जिस शहर से आती हूँ, मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, मैंने वहाँ बहुत देखा है कि लोग कहते हैं अगर आपको कैंसर हो गया प्लीज़ ट्रीटमेंट मत कराओ, आपने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया तो ज़िंदगी ज़्यादा दिन बचेगी नहीं, ख़राब हो जाता है कैंसर मतलब जो गली मोहल्ले वाली हमारे अंडों का कल्चर बहुत है, तो उनका बड़ा कैंसर छेड़ो मत वरना वो बीमार ही करेगा आपको। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये रोज़ हम जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया ये रोज़ झेलते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है कि सर कैंसर को छेड़ेंगे तो फैल जाएगा। अगर हम कैंसर का डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जब डायग्नोसिस मीन्स बायोप्सी नहीं लेंगे, एफएनएसी नहीं लेंगे, जब तक उसका कण माइक्रोस्कोप
में देख के कंफर्म नहीं करेंगे पैथोलॉजिस्ट, तब तक उसे कैंसर नहीं मान सकते। तो बायोप्सी के लिए उसको टच करना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपिक हो या सीटी गाइडेड हो। तो जब तक बायोप्सी नहीं होगी, कैंसर कंफर्म नहीं होगा, और कंफर्मेशन के बिना ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अगर आपके डॉक्टर, आपके सर्जन किसी भी पेशेंट को या आपके फैमिली मेम्बर को कहते हैं कि बायोप्सी कराएं, तो डेफिनेटली बायोप्सी करानी चाहिए और रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं वो बीमारी जो दिखाई दे रही है टेस्ट में, कहीं वो कैंसर तो नहीं है। सर, जब हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ हम चला रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप शेयर करें, कुछ बताएं कि कैसे आप लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को दूर रख सकते हैं। बिकॉज हम दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहर में रह रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम, हम अपने लोकेशन तो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आवर ऑक्यूपेशन, हेल्थ, घर यहीं पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पोस्चर। जैसे आज के कल बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, हमारा सिटिंग टाइम बहुत हो गया। अगर हम अपना पोस्चर ठीक रखेंगे तो लंग का एक्सपेंशन अच्छा होगा। लंग का एक्सपेंशन अच्छा होगा तो लंग बड़े हेल्दी रहेंगे। सेकंड, अवॉइड स्मोकिंग एट ऑल कॉस्ट। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे तंबाकू किसी भी तरीके से शरीर के अंदर जा रहा है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। थर्ड इज़, अगर हम कार्डियो कर सकें, चाहे वो जॉगिंग हो, योगा हो, किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी जो 30-35 मिनट अगर हम सुबह करें और 10 से 15 मिनट शाम को करें, सो दैट कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और लास्टली उन चीज़ों को हम करें जिसमें हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर मेरा बहुत हाई रिस्क है, मैं बहुत सालों से स्मोक कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो मैं अपनी स्क्रीनिंग करा सकता हूँ। आजकल एक सीटी होता है जिसको कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी कराएं, इवेलुएट करें कहीं हमें बीमारी तो नहीं, और अगर बीमारी का शक है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, इवेल्यूएशन कराएं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि हमें लंग कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो द हेल्थ साइड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लंग कैंसर के प्रति जो मिथ्स हैं वो तोड़े जा सकें और इस जागरूकता को फैलाया जा सके।